वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर जहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेशंस को स्टार्ट किया था। जस्ट अ मिनट। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को स्टार्ट किया था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसी के साथ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को भी इसी लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या बोल रहा है ये पहला क्वेश्चन कि देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन विद अ वेल। करेक्ट। तो 25 पेड़ हैं 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से और एक वेल के लाइन पर हैं। तो पहले हम एक वेल बना लेते हैं, है ना। लेट्स मेक अ वेल। तो मान लो ये वेल है। करेक्ट। अब यहाँ से पेड़ हैं कुछ यहाँ बीच बीच में, है ना। ऐसे ऐसे पेड़ हैं, आपस में पेड़ हैं, पेड़ बना लेते हैं। और ये सारे पेड़ क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। तो नियरेस्ट ट्री से, ये जो नियरेस्ट ट्री है वहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर। करेक्ट। और ये आपस में कितने दूर है, ये आपस में 5 मीटर दूर है ना। ये आपस में 5 मीटर दूर है, तो ये भी 5 मीटर दूर है आपस में। करेक्ट। ऐसे करते करते चलता चला जाएगा, है ना। अभी क्या बोल रहा है, अ गार्डनर वाटर्स ऑल ट्रीज सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल। तो एक गार्डनर है जो यहाँ से स्टार्ट करता है। करेक्ट। यहाँ से जाता है, पानी लेता है, यहाँ से जाता है, फिर पहले पेड़ को देता है पानी और फिर वापस आता है, फिर पानी भरने आता है। एंड ही रिटर्न्स टू द वेल आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट द वाटर फॉर द नेक्स्ट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस द गार्डनर विल कवर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। तो हम पहले ट्री की पहले बात कर लेते हैं। तो जब वो गार्डनर यहाँ वेल से, दिस इज़ अ वेल, है ना। तो जब वो गार्डनर यहाँ वेल से पानी लेके आगे जाएगा, है ना, जहाँ जाएगा आगे जाएगा पानी लेके, है ना, फिर इसको वाटर करेगा और फिर वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा पहले ट्री को वाटर करने में, 10 + 10 दैट इज़ 20 मीटर्स। ठीक है। यहाँ जाएगा आगे फिर वापस आएगा दैट इज़ 20 मीटर। तो पहला वेल को कवर करने में, पहला ट्री को वाटर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 जाने में 10 आने में दैट इज़ 20 मीटर्स। फिर अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में जब जाएगा तो फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 10 + 5 15, 15 जाने में 15 आने में दैट इज़ 30 मीटर्स। ठीक है। फिर थर्ड वेल की बात कर लेते हैं। तो थर्ड वेल जब ये थर्ड पेड़ की बात कर लेते हैं, इस पेड़ की। तो इस पेड़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 + 5 + 5 दैट इज़ 20 मीटर्स। तो 20 मीटर्स जाना 20 मीटर्स आना कितना हो गया, 40 मीटर्स। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ के लिए देख लेते हैं। फोर्थ के लिए चौथा वाला ये कितना होगा, 5 + 5 10 15 और फिर ये 10 25, तो टोटल 50 मीटर्स। ऐसे ही करते करते ये चलता चला जाएगा। कब तक चलता चला जाएगा, ये पहले ट्री को वाटर किया, ऐसे 25 ट्रीज़ है ना, टोटल 25 ट्रीज़ जो हैं उनको ये वाटर करेगा, है ना। तो आप देखो कि हमको निकालना क्या, हमको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पहले ट्री को वाटर करने में जितना कवर करेगा, फिर दूसरे ट्री को +30 +40, फिर चौथे ट्री को +50, है ना। तो आप ये नोटिस करो कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। कैसे, 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है ना। फिर ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, 25 टर्म तक ये चलता चला जाएगा, है ना। तो ये एक ऐसी एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसका फर्स्ट टर्म है 20, है ना। 20 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 30 - 20 दैट इज़ 10, है ना। कॉमन डिफरेंस 10 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 25, क्योंकि 25 पेड़ है। ठीक है, समझ में आ गया। 25 कितने हैं, 25 पेड़ है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एपी का पहला टर्म क्या है, 20 है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 30 - 20 दैट इज़ 10। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हैं, 25। तो हमको इस एपी का बेसिकली सम निकालना है। तो सम का हमने डिफरेंस देखा, सम का हमने फॉर्मूला देखा था। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, है ना। यही होता है फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं। तो ये मैं सब मिटा देता हूँ अभी, है ना। अब हम ये बस एपी देख लेते हैं। तो एपी क्या बन रही है, 20 30 40 से लेकर 25 टर्म तक बन रही है ना। इसका हमको सम निकालना है। तो सम क्या आएगा, n/2, n कितना है 25/2,
फिर 2a कितना है 20, 2a प्लस n-1 कितना होगा 25 - 1 दैट इज 24 इंटू डी कितना है डी है 10 है ना, डी है 10 करेक्ट। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ 10 से चला जाएगा, फिर 2 5 से चला जाएगा है ना, या फिर 12 कर लो, यहाँ पे एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 प्लस 120 है ना, 120। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 140। तो 25 इंटू 140 कितना आता है 25 इंटू 14 करो, 5 4 ज़ा 20, ये 100 आ जाएगा है ना, और फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 350 और फिर यहाँ पे एक और 0, तो 3500 मीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, पूरा टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा 3500 मीटर। समझ में आ गया कैसे किया। 140 मल्टीप्लाई कर देना, वही सेम चीज़ आ जाएगी। 25 इंटू 14, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 + 2 10, देख लो एक बार। 25 350, दोबारा नहीं होना चाहिए गलत, 3500 कितना हो गया ये 3500 मीटर्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 3500 मीटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10710। तो एक आदमी है, उसको कितने रुपए काउंट करने हैं 10710 रुपीज़ उसको काउंट करने हैं। ठीक है, ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹180 पर मिनट। वो एक मिनट में 180 रुपये गिन लेता है करेक्ट, फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, फॉर हाफ एन आवर 180 रुपये गिनता है। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है कि 180 पर मिनट, 180 रुपये गिनता है पर मिनट पहले आधे घंटे के लिए। ठीक है, पहले आधे घंटे के लिए। आफ्टर दिस, इस आधे घंटे के बाद, ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट देन द प्रीसीडिंग मिनट। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कि टोटल मेरे को 10710 रुपीज़ काउंट करना है। कितने काउंट करने हैं 710 रुपीज़ काउंट करने हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि पहले आधे घंटे में, दैट इज़ 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट्स में एक आदमी 180 रुपये पर मिनट की मतलब के रेट से इसको काउंट करता है। मतलब एक मिनट में वो 180 रुपये काउंट कर ले रहा है, तो 30 मिनट में वो कितने काउंट कर लेगा, ऑब्वियसली 30 इंटू 180 है ना, कितने काउंट कर लेगा। कितना हो गया ये 5400 है ना, सॉरी कितना हो जाएगा ये 180 इंटू 30 करो भाई, पर मिनट है ना, हाँ ठीक है, पर मिनट फॉर हाफ एन आवर। तो 180 इंटू 30 कितना आ जाएगा 3 5,400 रुपये। तो वो पहले आधे घंटे में, ठीक है, पहले 30 मिनट में वो 5,400 रुपये काउंट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आफ्टर दिस, ये आधा घंटा हो गया जब ये 30 मिनट हो गए, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। ठीक है, तो अभी 30 मिनट तक ये कितने रेट पे काउंट कर रहा था 180 रुपये पर मिनट, मतलब 180 रुपीज़ पर मिनट के उससे काउंट कर रहा था। फिर जैसे ही 30 मिनट हो गए तो 31वें मिनट में, 31st मिनट में इसका स्पीड क्या हो जाएगा 3 से कम हो जाएगा, मतलब 180 था तो 177 हो जाएगा। फिर अगले मिनट में कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा, 3 और माइनस करो, फिर अगले मिनट में क्या हो जाएगा 173 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता रहेगा जब तक ये, सॉरी ऐसे करते करते ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा अमाउंट काउंट ना कर ले। ठीक है, 10710। अब मेरे को एक बात बताओ कि पहले 30 मिनट में उसने कितने रुपए काउंट कर लिए थे 5,400 रुपये। ठीक है, तो अभी बचे कितने हैं ये 10,000, जो 10,710 रुपये थे उसमें से हम 5,400 रुपये माइनस अगर हम कर दें तो हमारा कितना बचता है, 7 में से 4 गया, 3 10 5 गया, इतना पैसा और बचा है काउंट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। 5310 रुपीज़ अभी और बचा है, क्योंकि पहले आधे घंटे में तो उसने 5,400 रुपये काउंट कर लिए थे है ना, तो अभी बचे कितने हैं, टोटल थे 10710, अभी बचे कितने पैसे हैं काउंट करने के लिए 5310। अब इसको ये कैसे काउंट करेगा 31वें मिनट में, मतलब 31st मिनट में वो 177 रुपीज़ पर मिनट काउंट करेगा। तो कुल मिला के 31वें मिनट में वो 177 रुपीज़ काउंट करेगा। फिर इसके बाद जो 32nd मिनट होगा उसमें ये 174 रुपीज़ पर मिनट से काउंट करेगा, और ऐसे करते करते ये करता रहेगा nth मिनट तक, जब तक ये पूरा पैसा जो है ये काउंट नहीं हो जा रहा। ठीक है,
तो क्या ये AP बन रही है? आप बोलोगे हाँ बन रही है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कितने का है? -3 का है। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, कितने का है? -3 का है, क्योंकि लेस एवरी मिनट है। 3 गलती से भी मत करके आ जाना, क्वेश्चन गलत कर दोगे। कितना है वही मैं बता रहा था, -3 है। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये हौच-पौच हो गया। 5310 इतना पैसा बचा है, करेक्ट? इतना पैसा बचा है। ये कौन से वे, ये 31 मिनट को हम फर्स्ट मिनट मान लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट हो गए हैं। उसके बाद पहला मिनट जो है वो ये है। ठीक है, उसमें ये 177 रुपीज़ काउंट करता है। फिर दूसरे मिनट में ये कितना करेगा? 30 मिनट के बाद का काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे मिनट में ये कितना काउंट करेगा? फिर 3 माइनस कर दो, 174 रुपीज़ काउंट करेगा। फिर तीसरे मिनट में कितना काउंट करेगा? फिर 3 माइनस कर दो, 171 रुपीज़ काउंट करेगा। ऐसे करते करते ये करता रहता है। ठीक है, n टर्म तक मान लो ये करता है। तो एक्चुअली ये 5310 है कितना? ये सबका सम ही तो है ना? सबका सम ही तो है। और ये AP भी है, क्यों? क्योंकि ये 177 और 174 के बीच में डिफरेंस जो है वो दैट इज सेम एज 171 एंड 174। बट इस AP का पहला टर्म कितना है? 177, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। अगेन फिर से ध्यान दे रहा हूँ, -3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, जो कि हमको निकालने हैं। और हमको सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है 5310। हमको निकालना है n। तो वो n मिनट्स हो जाएंगे आफ्टर 30 मिनट्स। फिर हम उसको 30 में प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5310 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए इज़ 177। ठीक है, 2 इंटू ए करो ज़रा 177, चलो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू ए दैट इज़ 177 प्लस n-1 इंटू डी इज़ -3, है ना? ठीक है, समझ में आ गया अभी? अब हम क्या करेंगे इससे, अब इस 2 को हम इधर ले जाते हैं, 0 2 3 2 6 5 2 10, तो 10,620 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 177 इंटू 2, हाउ मच इट इज़ 177 इंटू 2, 7 2 14, 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 प्लस 3 354, करेक्ट? दिस इज 354, राइट? -3n, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +3, है ना? ये क्या आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ, अब 354 में हम 3 प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 357 -3n। ठीक है, अब यहाँ से आपको सब चीज़ें निकालनी है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 3n², है ना, -357n प्लस 10,620 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से n आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा n। यहाँ से अब आपको n निकालना है ना? 3 1 जा 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, पूरे इक्वेशन से 3 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? n² माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 प्लस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? ये क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है क्या? n की वैल्यू। ठीक है, जो कि आ जाएगी आराम से। यहाँ से n की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, 30 मिनट्स में प्लस करना है उस n को। ये लंबा कैलकुलेशन है, ऑल्दो इस टाइप के लंबे कैलकुलेशन जनरली नहीं आते हैं, बट ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप अगर टफ क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इजी क्वेश्चंस भी आराम से टैकल कर सकते हो, है ना? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना कर ही लेते हैं। n² माइनस 119n, और कितना आया था वो? 10,620 में हमने 3 से डिवाइड किया था ना, 3 3 9, 3 4 12, सॉरी 3 3 9, 3 5 15, 3540 आया था, है ना? अब इसको आप करो n करो, कितना आएगा ये? 2 1 जा 2, 3 में 2 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 0, ओके। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 177, यहाँ से आ जाएगा 177। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है। 177 यहाँ पे क्या है? 119 है, ओके। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, नाउ 59 तो कुछ नहीं होगा 59 से, हाँ तो ये आ गया, ये देखो ये आ गया यहाँ से 60 और 59, है ना? तो ये आ जाएगा क्या? 60n माइनस 59n
प्लस 3540 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन माइनस 60 माइनस 59 n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू आइदर 60 और n इज इक्वल टू 59। तो हमारा कितना आ गया, n इज इक्वल टू 59 और n इज इक्वल टू 60, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि या तो उस जब 30 मिनट हो गए, 30 मिनट होने के 59 मिनट्स बाद और 69 मिनट्स बाद इस टाइप से आ रहा है। बट अब ये देखो कि 59 तो 60 से कम है ना, तो मतलब पहले 59 आ जाएगा, है ना। पहले 59 मिनट्स में ही उसका कंप्लीट हो जाएगा सारा काउंट, तो वो 60 मिनट में क्यों करेगा, है ना। तो इसका हम जो इन दोनों में से करेक्ट जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे, 59 मिनट्स की। तो इसका मतलब ये है कि 30 मिनट्स के बाद 59 मिनट्स और लगे, तो इस टोटल मिनट्स उसको कितने लगे, 5 + 3 8, दैट इज 89 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल जो है उसको 89 मिनट्स लगा पूरा काउंट करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम, है ना। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ। n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 89 मिनट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। If each price is ₹20 less than its preceding price, then find the value of each price. तो क्या बोल रहा है कि भाई 700 रुपये हमको देने हैं, है ना। टोटल हमारे पास 700 रुपये हैं, वो हमको कितने स्टूडेंट्स को देने हैं, 7 स्टूडेंट्स को देने हैं, है ना। तो मान लो एक स्टूडेंट है S1, फिर S2, फिर S3, फिर S4, फिर S5 और फिर S6 और एक फिर S7, और ऐसे देना है हमको कि जो पहला प्राइस है, जैसे मान लो पहले बच्चे को ₹A का प्राइस मिल गया, है ना। अब दूसरे वाले को 20 कम मिलेगा। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो ये क्या होगा, ये होगा A-20। फिर इससे 20 कम कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा। फिर इससे 20 कम कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा। फिर इससे 20 कम ये वाला होगा। तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसका फर्स्ट टर्म है A, जो हमने मान लिया कि पहले स्टूडेंट को लेट से ₹A का प्राइस मिला है ना। और फिर उसके इसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट है उसको A-20 मिलेगा। तो हर दो टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, दैट इज, एंड व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू -20। ये ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू -20, क्योंकि दूसरा वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म करते हैं, ये माइनस साइन और प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। तो दिस इज -20, पहला टर्म A है, दूसरा टर्म -20 है, और ये सारे बच्चों को मिला के कितना प्राइस है टोटल, ये है 700 रुपये का, है ना, क्योंकि 700 रुपये तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो टोटल मिला के सारे स्टूडेंट्स का जब हम प्लस कर लेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 700, करेक्ट। तो अब हमको सम दिया है ये 7 स्टूडेंट्स का कितना, 700, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। क्यों नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 7, करेक्ट। अब हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन AP n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना फॉर्मूला। अब सम कितना है, 700 है, दैट इज इक्वल टू n/2, दैट इज 7/2, क्योंकि 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इंटू 2a हमको मालूम नहीं है, a तो हमको निकालना ही है, प्लस n-1, n कितना है 7, -1 हो जाएगा 6, इंटू d कितना है -20, है ना। करो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 7 और इधर 100 आ जाएगा, करेक्ट। इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, यहाँ 200 आ जाएगा। 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अंदर, 2a और 6 इंटू -20 -120, 2a -120 इज इक्वल टू 200। फिर देखो अब 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, है ना। हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड को 2 से, तो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A-60, है ना, यही तो आएगा। या फिर इसको खोल के भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो A कितना आ गया, A आ गया 160, ठीक है। आप सोचोगे ये 2 क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई, ये 2 से नॉर्मल डिवाइड किया है। 200 इज इक्वल टू 2a -120 आया ना। ऐसे भी कर सकते हो, 120 को इधर ले जाओ, तो 200 + 120 दैट इज 320 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 160, है ना। तो
पहला प्राइस का सम कितना है 160 है ना, फिर दूसरे प्राइस का क्या होगा, इसमें माइनस कर दो 20, 140, फिर माइनस करते जाओ तो सारे प्राइस का आपका सम आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 8 days। ठीक है, बट सिंस 10 men ड्रॉप्ड आउट आफ्टर द फर्स्ट डे, 2 more men dropped out of after second day, 2 more men dropped out of third day, and so on. The job got completed at the end of the 12th day. How many men were there at the beginning? तो इसमें दो कंसेप्ट अप्लाइड हैं जो अभी हमने, एक तो वर्क एंड टाइम वाला है ना, वर्क एंड टाइम वाला हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो बट आई विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अगेन, है ना। वर्क एंड टाइम भी एप्टीट्यूड ही है, तो मैंने सोचा ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका वर्क एंड टाइम भी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बोल क्या रहा है कि अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 8 days। ऐसा जब भी सिनेरियो हो ना कि कोई काम करना है हमको, तो जॉब क्या होता है, जॉब इज़ वर्क डन, है ना। आप कितना काम कर रहे हो वही तो जॉब कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो वही दैट इज़ ऑल्सो वर्क डन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हम क्या मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि मान लो 100% काम, काम का मतलब क्या है, पूरा काम कंप्लीट होगा मतलब 100% काम कंप्लीट होगा, है ना। पूरा काम कंप्लीट होगा तो क्या मतलब है, 100% काम कंप्लीट होगा। अब ये बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ मैन, एक ग्रुप है लोगों का जो पर्टिकुलर काम पूरा कंप्लीट कर देता है 8 दिन में, मतलब वो 100% काम कंप्लीट कर देता है 8 दिन में। ठीक है, यही ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। और मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ मैन है एक्स मैन है टोटल। ठीक है, टोटल एक्स लोग हैं, अगर टोटल एक्स लोग हैं तो वो एक्स लोग 8 दिन में 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर देते हैं, मतलब पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, जो भी काम हो वो हम कंप्लीट कर देते हैं ये लोग। ठीक है, अब हमको क्या, हम अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, ये बोल रहा है कि टोटल काम ये तो 8 दिन में कर देते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। पहले दिन 10 लोग चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन 2 चले जाते हैं, फिर तीसरे दिन 2 चले जाते हैं, इस टाइप से हो रहा है। तो हमको ये निकालना है कि इस टाइप से अगर होता है तो 12 दिन में काम जो है ये 100% काम 12 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने दिन में कंप्लीट होता है, 12 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू थिंग्स कि कैसे आएगा, है ना। चलो एक दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। दोनों मेथड मैं आपको समझा दूंगा कैसा है। तो देखो, अगर पहले हम ये देखते हैं, पहले हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अगर 100% काम 8 दिन में हो रहा है ना, सारा काम अगर आप 8 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में आप कितने परसेंटेज ऑफ काम करोगे, दैट वुड बी 100/8, है ना। 100/8 ऑफ काम करोगे, करेक्ट। अगर 8 दिन में आप पूरा 100% कर ले रहे हो, है ना, 8 दिन में अगर एक्स मैन, ये सारे के सारे एक्स मैन 8 दिन में अगर 100% काम कर ले रहे हैं, तो यही सारे के सारे ग्रुप ऑफ मैन एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम कर रहे होंगे, 100/8%। ठीक है, इतना ही काम कर रहे होंगे, है ना। पर ये एक दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्स मैन। अगर एक्स लोग लगे हुए हैं तब जाके इतना परसेंटेज ऑफ काम हो रहा है। मान लो ये एक्स मैन नहीं है, मान लो एक ही बंदा है। अगर ये एक ही बंदा होता तो वो एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम कर रहा होता, बताओ मेरे को। 100/8x, और कम करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, ये वाली चीज़ क्या है, ये क्या किया हमने, देखो फिर से मैं बताता हूँ। अगर 100% ऑफ द काम 8 दिन में हो रहा है, पहले हम पहले वाली इक्वेशन पे आ गए, 100% ऑफ द काम 8 दिन में हो रहा है और उसको करने वाले एक्स लोग हैं। ठीक है, तो हमने पहले लोगों को कॉन्स्टेंट मान लिया, हमने कहा चलो एक्स लोग काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये एक्स लोग कितने परसेंटेज ऑफ काम करेंगे, 100/8%। ठीक है ना। ऑब्वियसली कम करेंगे ना, टोटल जब 8 दिन में 100% कर रहे हैं तो एक दिन में 100/8% करेंगे। वैसे ही ये एक्स मैन इतना काम कर रहे हैं, एक्स मैन इतने परसेंटेज ऑफ काम कर रहे हैं, तो एक बंदा कितना परसेंटेज ऑफ काम करेगा, और कम करेगा ना, 100/8x% काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि एक बंदा, वन मैन, एक दिन में कितने परसेंटेज ऑफ काम कर रहा है, 100/8x%। इतने परसेंटेज ऑफ काम हो रहा है, हमको टोटल 100% काम निपटाना है। 100% काम मतलब पूरा काम हमको करना है, पूरा काम मतलब 100% काम करना है। एक बंदा एक दिन में इतना परसेंटेज ऑफ काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना परसेंटेज ऑफ काम ये कर रहा है एक बंदा एक दिन में। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। बट सिंस 10 men ड्रॉप्ड आउट आफ्टर फर्स्ट डे,
मतलब कि पहले दिन x लोगों ने काम किया, फिर पहले दिन के बाद 10 लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब दूसरे दिन कितने लोगों ने काम किया, x माइनस 10 लोगों ने, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, 2 मोर मैन ड्रॉप आउट आफ्टर सेकेंड डे, मतलब जब दूसरा दिन कंप्लीट हो गया फिर 2 और लोगों ने छोड़ दिया, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10 और फिर इसमें -2 कर देंगे हम, है ना। यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो 2 बंदों ने और छोड़ दिया, ठीक है। फिर चौथे दिन क्या हुआ, फिर चौथे दिन जितने 2 लोग थे उन्होंने और छोड़ दिया, मतलब कि ये जो थर्ड वाला है, मतलब x माइनस 10 माइनस 12, x माइनस 10 माइनस 2, है ना, जो ये हमने कैलकुलेट किया, इनमें से और 2 लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो और 2 लोगों ने छोड़ दिया, फिर ऐसे ही 5वें दिन और 2 लोगों ने छोड़ दिया, ऐसे करते करते काम कब कंप्लीट हुआ, 12th डे तक चला गया, मतलब 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म से नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में तो 10 का डिफरेंस है, बाकी फिर 2 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 और 4 के बीच में 2 का है, फिर 4 और 5 के बीच में 2 का है। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकेंड डे से बन रहा है, ठीक है। तो सेकेंड डे में ये जो x माइनस 10 है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस x माइनस 10 को हम a ले लेते हैं कुछ, बाद में हम a को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 10 से, ठीक है। इस x माइनस 10 को हम a ले लेते हैं, तो सेकेंड डे पे a है ना। फिर थर्ड डे पे कितने लोग होंगे, a माइनस 2 होंगे, फिर फोर्थ डे पे a माइनस 4 होंगे, फिर ऐसे ही फिफ्थ डे पे a माइनस 5 होंगे, है ना, और ऐसे चलता रहेगा, करेक्ट, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, टिल 12th डे, दैट वुड बी, वहाँ पे कितने लोग काम करेंगे, सॉरी a माइनस 2 a माइनस 4 a माइनस 6 आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इस टाइप से ही चलता रहेगा और 12वें दिन तक चलता रहेगा। बट अब ये याद रखना कि ये जो 12 दिन है ना, यहाँ टोटल ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 11 दिन नहीं है। क्यों ये 11 दिन है, क्योंकि टोटल 12 दिन तो पहला इंक्लूड करके था, है ना, हमने तो यहाँ से लिया है ना, तो हमने यहाँ से जब यहाँ तक लिया तो ये टोटल 11 दिन है। तो इस AP के टर्म्स कितने हैं, 11, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप 12 करके 12 लिखाओगे तो वो गलत हो जाएगा जल्दी जल्दी में, तो क्वेश्चन ध्यान से करना है ना। तो ये जो AP हमारी बन रही है, a माइनस 2 a माइनस 4, इसमें क्या है, इसमें 11 टर्म्स हैं, इसका फर्स्ट टर्म a है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, क्योंकि 2 लोग रोज कट रहे हैं ना। समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, चलो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 3 टिल 12th डे, है ना। हमने मान लिया था कि यहाँ x है और हमने ये मान लिया था कि यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल टू a, और दूसरे दिन a लोग काम कर रहे हैं, तीसरे दिन a माइनस 2 लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे करते करते हो रहा है, और ये हमारी एक AP बन रही है ना। और हमने ये देख लिया था कि एक बंदा एक दिन में कितने परसेंटेज ऑफ काम कर रहा है, 100/8x, इतने परसेंटेज ऑफ काम एक बंदा एक दिन में कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, दूसरे दिन कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दिन a लोग काम कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा एक दिन में 100/8x% काम कर रहा है, तो दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन तो एक ही दिन होगा ना, पूरा दूसरा दिन a लोग काम कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक बंदा 100/8x% ऑफ काम कंप्लीट कर रहा है, तो a मैन कितने परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट करेंगे, इसमें हम a मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो दूसरे दिन कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा, 100a/8x, है ना, समझ में आया। उसके बाद तीसरे दिन कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा, 100 इंटू कितने लोग काम कर रहे हैं, a-2/8x%, है ना, इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 हम टोटल 11 टर्म्स तक इसको देखेंगे, ठीक है। बट अब पहले दिन कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हुआ था, पहले दिन x लोग काम कर रहे थे, है ना। तो पहले दिन x लोग काम कर रहे थे, तो वन मैन जो है वो 100/8x% ऑफ काम कंप्लीट करता है एक दिन में, तो x मैन कितना कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे x मैन कर दो, x मैन कितना कंप्लीट करेंगे, 100/8%। तो पहले दिन 100/8% काम कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब जब हम इन सबका सम करेंगे, ठीक है, ये प्लस ये टिल 12th टर्म को भी हम निकालेंगे, तो ये पूरा जो सम है ये किसके बराबर होगा, ये 100% के बराबर होगा, है ना। दिस वुड बी इक्वल टू 100%। क्यों, क्योंकि हमको पूरा काम कंप्लीट करना है ना।
पहले दिन कुछ परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन कुछ परसेंटेज कंप्लीट हुआ, तीसरे दिन कुछ परसेंटेज कंप्लीट हुआ, ऐसे कर करके 12 दिन तक काम चला। 12 दिन के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब कि टोटल इसका सम, पहले दिन कितना परसेंटेज हुआ, दूसरे दिन कितना परसेंटेज हुआ, मान लो पहले दिन 5% होता है, दूसरे दिन 6% होता है, तीसरे दिन लेट से 8% होता है, तो ये सब का सम मिला के, ये सब का सम मिला के कितना होगा, 100% होगा 12 दिन में, है ना, 12 दिन में 100% होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सम करते हैं। ठीक है, हम इसका सम करते हैं, पर सम कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले दिन 100/8 था। ठीक है, फिर दूसरे में हमने ये एपी बना ली थी, एपी में हमारा क्या है 100 अब ये 100/8x सब में कॉमन है। ठीक है, तो 100/8x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे बचेगा दैट वुड बी a प्लस a-2 प्लस बाकी सब जो चलता रहेगा, है ना, a प्लस a-2 लेकर 11 टर्म्स जो टोटल होंगे 11 टर्म्स वो हम इसमें प्लस करेंगे, दैट इज शुड बी इक्वल टू 100। करेक्ट। अब यहाँ से देखो 100, अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 100/8 प्लस 100/8x। अब हम a की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह हम x-2 लिखेंगे, बट हम थोड़ा बाद में लिखेंगे इसको। अभी हम ये सम कर लेते हैं, तो ये सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या लिखोगे, n/2 दैट इज 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज -2 इज इक्वल टू 100। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 को यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये कट गया। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद ये वाली इक्वेशन आप याद रखना, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये -20 आ जाएगा, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना, बस इसी को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 11/2 2a -20, है ना, ये कितना आ जाएगा 11 इंटू a-10। ठीक है, और a क्या था, a था x-10, तो a की जगह अब हम x-10 डाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा x-10 दैट इज x-20। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आ गया 11 इंटू x-20। ठीक है, अब हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये जो पूरा हमने लिखा है इसको हम मिटा के हम फिर और आगे सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। 11 इंटू x-, ये पूरा आ गया 2 ऑफ, ये पूरा जो पूरा है, ये पूरा अंदर वाला, ये पूरा आ गया है 11 इंटू x-20। ठीक है, तब हमारा क्या है, हमारा है 1/8 प्लस 1/8x इंटू 11 इंटू x-20 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। 100 हमने काट दिया था। अब यहाँ से आप 8x नीचे कॉमन ले लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 11x माइनस 220 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 220 इज इक्वल टू 8x। यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 220, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4 5 20, 4 5 20, x आ जाएगा 55। ठीक है, तो x क्या था हमारा, x था कितने नंबर ऑफ मेन है ना एट द बिगिनिंग, तो x कितना है, x आ गया 55। तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर, यहाँ पे आंसर हो गया 55। समझ में आ रहा है कैसे किया हमने, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। सॉरी, हमारा ऑडियो जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सो आई गेस बीच में आपको आवाज़ थोड़ी शैटर्ड आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, बट अभी रिकनेक्ट हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किसके बारे में। अभी क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द स्टेट लाइब्रेरी स्टार्टेड विद अ डोनेशन ऑफ 9 बुक्स इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 years of annual book donations it had donated 540 books. Find the number of books donated every year if it increased by a constant number c. The number of books donated every year increased by a constant number c, find c. Okay, तो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक जो लाइब्रेरी है, एक स्टेट की लाइब्रेरी है, वो हर साल मतलब वो उसने पहले साल में 9 बुक्स को डोनेट किया। ठीक है, दूसरे साल उन्होंने कितना किया, 9 + c किया। फिर तीसरे साल उन्होंने कितना किया, अब इसी में c और प्लस कर दो, तो 9 + 2c किया। फिर इसमें आगे c प्लस कर दो, तो 9 + 3c किया। ऐसे करते करते वो पहले साल में उन्होंने इतना किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, और ऐसे करते करते चलता रहा, है ना। ऐसे करते करते उन्होंने 10 साल तक डोनेट किया। करेक्ट। अब हमको ये दिया हुआ है कि टोटल उन्होंने 10 साल में 540 बुक्स को डोनेट किया है।
तो हमको ये निकालना है कि ये सी कितना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक सी डिफरेंस है और वो सी डिफरेंस सभी में है, करेक्ट। तो इस एपी का पहला टर्म क्या है? इस एपी का पहला टर्म है 9। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन टर्म डिफरेंस है सी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स है 10 ईयर्स, 10 साल तक ये चला है। और सम दिया हुआ है हमको, सम ऑफ टोटल बुक्स कितना है? 540। मतलब पहले साल में अगर 9 है, दूसरे साल में 9 + C है, तो टोटल 10 साल में कितना है? 540 है। तो सम कितना है? सम इज इक्वल टू 540। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? लेट्स डू इट। 540 इज इक्वल टू n/2 दैट इज 10/2 2a दैट इज 2 इंटू 9 प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू डी, डी इज सी, करेक्ट। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 इधर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 108 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 प्लस 9c, करेक्ट, यही आएगा। अब हम इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं। 108 में से 18 चला गया, कितना आया? 90 आ गया। 90 इज इक्वल टू 9c आ गया, है ना। और c कितना आ गया? c आ गया 10। तो मतलब वो हर साल 10 बुक्स एडिशनल डोनेट करते थे पिछले साल के कंपैरिजन में, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू आ गई 10। आर वी क्लियर? आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था ये, इससे टफ क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑयल कंपनी बोर्स अ होल 80 मीटर डीप, estimate the cost of boring if the cost is $30 for drilling the first meter with an increase in cost of $2 per meter for each succeeding meter। अभी क्या बोल रहा है कि एक ऑयल कंपनी है, वो क्या करती है, वो जैसे मान लो एक ऑयल कंपनी है, ये मैं सरफेस बना देता हूँ, है ना। वो ड्रिलिंग करती है ना। ऑयल कंपनी ड्रिलिंग करती है ऑयल निकालने के लिए, है ना। तो ये एक गड्ढा करते हैं ये लोग, ठीक है, एक गड्ढा करते हैं। और वो गड्ढा कितना मीटर डीप होता है? 80 मीटर डीप होता है ना। तो वो गड्ढा पहले ये लोग करते हैं और वो 80 मीटर डीप ये गड्ढा करते हैं शुरुआत में। इसको 80 मीटर्स लिख देते हैं हम। 80 मीटर्स डीप वो गड्ढा होता है। अब ये बोल रहा है कि ये 80 मीटर्स डीप जो गड्ढा करते हैं, उसके बाद हमको दिया हुआ है ये टोटल 80 मीटर्स करते हैं। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, हमको कॉस्ट निकालनी है, ये गड्ढा करने की कॉस्ट कितनी है। इफ़ द कॉस्ट इज $30 फॉर ड्रिलिंग द फर्स्ट मीटर, टोटल उसने 80 मीटर किया है गड्ढा, पहले मीटर में कितना कॉस्ट है? $30 पर मीटर, ठीक है। दूसरे मीटर के लिए कॉस्ट कितना है? विद एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ $2 पर मीटर फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ $2 पर मीटर। दूसरे में कितना होगा? दूसरे में हो जाएगा 30 + 2 दैट इज $32। तीसरे में कितना हो जाएगा? फिर 2 और एडिशन हो जाएगा दैट इज $34। फिर चौथे में और ऐड हो जाएगा दैट इज $35। और ऐसे करते करते ये 80 मीटर तक पूरा कवर होगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमको निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितनी है ड्रिलिंग की, 80 मीटर ड्रिल करने की कॉस्ट कितनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि टोटल 80 मीटर हमको ड्रिल करना है। पहले मीटर में कॉस्ट जो थी वो $30 थी, दूसरे मीटर में 2 और इंक्रीज़ हो गई, है ना। फिर तीसरे में 2 और इंक्रीज़ हो गई पिछले वाले से, ठीक है। और ये ऐसे चलता रहा 80 मीटर तक। तो क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, जिसका पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म होगा 30, है ना, डॉलर नहीं मतलब 30 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 80, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 80। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना था। तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली क्या होगा? $30 + $32 + $34, ऐसे करते करते 80 टर्म्स तक। तो ये बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है? ये बेसिकली पूछा है कि ये जो सम है एपी का, सम ऑफ एन एपी क्या है ना। ये जो एपी आपने बनाई है इसका सम कितना है, यही तो हमारी कॉस्ट होगी। तो हम सम निकाल लेते हैं। सम बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकालते हैं। n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। ये कितना हो जाएगा? 80/2 2a, a कितना है? 30, 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 प्लस n-1, n-1 80 - 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 79 इंटू डी, डी कितना है? डी इज 2, करेक्ट। 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 बाहर निकाल के इसको काट दो। 79 + 30 कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू
119 है ना, दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 119 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसमें मल्टीप्लाई करो 119 में 8 मल्टीप्लाई करो, 80 मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, और ये 8 से मल्टीप्लाई किया तो 952 आ रहा है, 80 से करेंगे तो 9520 है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग कितना है, $9520। समझ में आ गया। हमको बस ये निकालना है कि एपी बनानी है हमको, और उस एपी के बाद जो हमने कॉमन चीज़ें पढ़ी हैं उसको अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 20 rows ऑफ सीट्स इन अ कॉन्सर्ट हॉल with 20 seats in the first row, 21 seats in the second row, 22 seats in the third row and so on. In total, how many seats are there in the concert hall? तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कंसर्ट हॉल है, एक हॉल है, लेट्स से एक हॉल बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, है ना, एक हॉल बनाते हैं, एक हॉल है ऐसा सा, ठीक है। अब इस हॉल में रोज़ हैं, है ना, जैसे थिएटर हॉल में रो होती है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस टाइप से रो होती है ना, वैसे ही इस हॉल में भी रोज़ हैं, ठीक है। अब ये है कितनी रोज़, 20 रोज़ है, 1 2 3 से लेकर 20 टोटल रोज़ हैं, ठीक है। तो पहली रो में 20 सीट है, पहली रो में कितनी सीट है, 20 सीट है। दूसरी रो में कितनी सीट है, 21 सीट है। तीसरी रो में कितनी है, 22 सीट है, और ऐसे करते करते यहाँ 23, यहाँ 24, और ऐसे करते करते सारी सीट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द कंसर्ट हॉल, बहुत ही सिंपल है ना। क्या क्यों सिंपल है ये, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली रो में कितनी सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। दूसरी रो में कितनी सीट्स हैं, 21 सीट है। तीसरी रो में कितनी सीट है, 22 सीट है, और ऐसे ही करते करते ये चल रहा है ना। ऐसे ही करते करते 20th रो आएगा और वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सीट्स होंगी, है ना। तो आप ये देखो कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर दो रोज के बीच में बस एक सीट बढ़ रही है, एक एक सीट बढ़ रही है ना। तो इस एपी का पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा 20। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 1, क्योंकि हर दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। 21 माइनस 21, 22 माइनस 21 1, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ रोज, क्योंकि 20 रो तक है, तो दैट इज 20 रोज। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द कंसर्ट हॉल, मतलब कि पहली रो में अगर 20 सीट हैं, दूसरी रो में 21 हैं, तीसरी रो में 22 हैं, तो ऐसे करते करते सबका हमको सम निकालना है टिल 20 रोज, और वो हमको बताना है कितना है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है कि ये एपी का सम कितना है। तो एपी का सम कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो कितना आ जाएगा, 20/2 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 20 प्लस n-1 कितना है, 20-1 दैट इज इक्वल टू 19 इंटू डी, डी इज 1, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 10 कर देंगे इसको, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 19 ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 19 कितना होता है, 59, 59 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 590। तो टोटल इस कंसर्ट हॉल में कितनी सीट्स हैं, इस कंसर्ट हॉल में 590 टोटल सीट्स हैं। समझ में आ रहा है, इस कंसर्ट हॉल में कितनी सीट्स हैं, इस कंसर्ट हॉल में टोटल 590 सीट्स हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, और कितना है अब इसमें, चलो देख लेते हैं आगे कितना है, और आगे तो बहुत लंबा है, चलो कर लेते हैं, पर इसको ना कर लेते हैं हम लोग, इसको आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी आज हम स्टार्ट कर ही देते हैं ना। तो लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो टर्म्स होते हैं, है ना, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक कॉमन होता है। अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस डी है ना, यहाँ पे a प्लस 2d है ना, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ऐसे ही होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, पर जियोमेट्रिक में इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे डिफरेंस था ना, डिफरेंस कॉमन था, वहाँ पे डिवीजन कॉमन होता है। मतलब क्या मतलब है, क्या मतलब है डिवीजन कॉमन होता है, बता रहा हूँ क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं करता हूँ, मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, पहला टर्म जिसका 2 है, दूसरा टर्म उसका 4 है, तीसरा टर्म उसका 8 है,
चौथा टर्म उसका 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। ठीक है, इस टाइप से मेरी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में आप एक चीज़ नोटिस करो कि आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, आगे वाला टर्म डिवाइड बाई दूसरा वाला टर्म, फिर यहाँ पे डिवाइड वाला टर्म बाय 8/4 करो, फिर यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन करो 6/8, फिर यहाँ पे दोनों का डिवीजन करो 32/16। ये सब क्या आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सब में एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट इज 2, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिवीजन एक कांस्टेंट होता है। अगेन इसमें हम डिवीजन कैसे लेते हैं? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आप ले रहे हो ए और बी, तो उसको हम ज्योमेट्रिक, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो अगर हम ले रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब होता है जब आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म एक कॉमन रेशियो दे। कॉमन रेशियो मतलब जैसे इसमें 2 आ रहा है, तो ये डिवीजन जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो समझ में आया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने 2 से स्टार्ट किया, लेट से 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 हो गया, उसमें हम फिर 6 ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम 12 ले लेते हैं, फिर 24 ले लेते हैं, फिर 48 ले लेते हैं। तो इसमें ये क्या एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? देख लेते हैं। 6/3 कितना आता है? 2 आता है। 12/6 कितना आता है? 2 आता है। 24/12 कितना आता है? 2 आता है। तो येस, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो है, दैट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू एक कॉमन रेशियो, दैट इज 2, है ना। तो इसमें जो ये 2 आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब जैसे हमने वहाँ एपी में जनरलाइज किया था ना, कि पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म a+d है, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म हम लेते हैं a, दूसरा टर्म क्या होता है? a इंटू आर। ठीक है, r क्यों बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया r, फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया r, तो ये क्या आ जाएगा? AR² आ जाएगा। फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया r, तो क्या आ जाएगा? AR³ आ जाएगा, है ना। फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया r, तो क्या आ जाएगा? AR⁴, है ना। ऐसे करते करते AR⁴n-1 तक ये जाता है। ठीक है, अब ये n-1 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या पढ़ा था कि आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो AR डिवाइड बाय A कितना आ रहा है? R आ रहा है ना। AR² डिवाइड बाय AR कितना आ रहा है? ये भी R आ रहा है। AR³ डिवाइड बाय AR² कितना आ रहा है? ये भी R आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये एक हमने जनरलाइज्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख दिया जिसमें हर आगे वाले टर्म का डिवीजन बाय पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू अ कॉमन रेशियो, दैट इज कॉल्ड R। तो यहाँ पे R को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, AR⁴n-1 को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन जीपी। तो किसी भी जीपी का, सॉरी, एक जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं? AR⁴n-1। ठीक है, अब ये n-1 इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा पहला टर्म है दैट इज a, मतलब a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने नंबर सिस्टम्स में देखा था कि कोई भी पावर टू दी, मतलब कोई भी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। तो हम a को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू r⁴, ये भी लिख सकते हैं ना हम, ये भी तो लिख सकते हैं। a को हम ये भी लिख सकते हैं AR⁴, करेक्ट। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है r⁴0 से। ठीक है, और टोटल हमने इसमें कितने टर्म्स माने? हमने इसमें माने हैं n टर्म्स। ये ध्यान देना कि हमने इसमें n टर्म्स माने, n-1 टर्म्स नहीं है, n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं, और वो स्टार्ट हुए हैं 0 से। ठीक है, r⁴0 आया, AR⁴0, फिर AR⁴1 आया, फिर AR⁴² आया, फिर AR³ आया। तो पहले टर्म में 0 आ रहा है, दूसरे टर्म में 1 आ रहा है, तीसरे टर्म में 2 आ रहा है, चौथे टर्म में 3 आ रहा है क्यूब में, है ना। और ऐसे ही nth टर्म में क्या आएगा? AR⁴n-1 आएगा, है ना। तभी तो पहले टर्म में 0 आ रहा है, दूसरे टर्म में 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, तो समझ में आया कुल मिला के? तो कुल मिला के हम क्या करते हैं इसमें? जीपी क्या होता है?
जीपी के ऐसा सीक्वेंस होता है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, और ऐसे करते करते एक जनरल टर्म होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हम उसमें डिफाइन करते थे ऐसे ही इसमें हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, और वो कॉमन रेशियो कितना होता है, वो कॉमन रेशियो होता है आर। ठीक है, ये आर, तो मतलब किसी भी टर्म में आप आर मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, ए में मैं आर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए आर, फिर ए आर में मैं आर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे ही ए आर स्क्वायर में मैं फिर से आर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा नेक्स्ट टर्म दैट इज़ ए आर क्यूब। ठीक है, तो किसी भी टर्म में आप अगर कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीपी आ जाता है। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, कॉमन रेशियो हो गया आर। अब ये तो हो गया, इसके बाद जनरल टर्म देख लेते हैं। जनरल टर्म कितना होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, ये होता है जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, इसके बाद और क्या है, हमने ये देख लिया, सीक्वेंस देख लिया, हमने कॉमन रेशियो देख लिया, हमने जनरल टर्म देख लिया, हमने फर्स्ट टर्म देख लिया। अब इससे सम डिस्कस करने से पहले हम एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जीपी क्या होती है कि जैसे मान लो एक ऐसी है, जैसे ये वाली हमने डिस्कस करी 2 4 8 16, तो ये हमेशा इंक्रीज़ हो रही है ना, ये हमेशा इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मैं इसका उल्टा लिख दूँ 16 8 4 2 1, तो ये हमेशा डिक्रीज़ हो रही है, तो मतलब ये कन्वर्ज हो रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, और ऊपर वाले को बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं सम ऑफ अ जीपी क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ अ जीपी क्या होता है, मतलब कि ए प्लस ए आर स्क्वायर है ना, प्लस ए आर क्यूब, प्लस ऐसे करते करते ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ये जो सम है वो, ये सम कितना आता है, लेट्स सी दैट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसका सम होता है, इसका सम मैं बता देता हूँ, इसका सम कितना होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। अगर आर जो है वो वन से बड़ा है, और अगर आर वन से छोटा है तो क्या होता है, ए आर, अगर आर वन से छोटा होता है तो होता है ए वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो बस ये साइन चेंज हो जाता है। सम ऑफ अ एपी, सम ऑफ अ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू, ये आपको याद कर लेना है, सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, नीचे ये आर टू द पावर एन माइनस वन नहीं है, बट आर टू द पावर एन अलग से है, माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे आर वन से बड़ा है, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन वन, और सम इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन। समझ में आ गया, ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो अलग तरीके से होता है ना, बायनोमियल थ्योरम से होता है, वो अभी हम डिस्कस जो है करेंगे नहीं, है ना, या फिर करके देख लेते हैं, चलो बिना उसके बायनोमियल थ्योरम के देखते हैं इसका सम कितना आता है। तो वैसे ही करते हैं जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था ना, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यूब है, और ऐसे करते करते ए आर टू द पावर एन माइनस वन है ना, दिस इज इक्वल टू सम। करेक्ट, अब उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, याद है, उसमें हमने दोबारा लिख दिया था, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसमें तो एस में हम आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इंटू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह ए आर आ जाएगा, है ना, ए की जगह ए आर आ जाएगा, यहाँ पे ए आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ए आर लिख देते हैं, ए आर स्क्वायर लिख देते हैं, ए आर क्यूब लिख देते हैं, फिर ए आर टू द पावर फोर लिख देते हैं, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा ए आर टू द पावर एन, है ना, ए आर को मल्टीप्लाई कर दिया है बस, सबसे और कुछ नहीं किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यही चीज़ लिखेंगे, बट हम इसको एक स्टेप यहाँ पे करके लिखेंगे, मतलब हम इसको इधर लिख देंगे, बट उससे कुछ होगा क्या, कुछ होने वाला है उससे क्या, इसी को ही प्लस करते हैं, चलो इसी को ही प्लस करके देखते हैं ना क्या आ रहा है, इन दोनों को ही प्लस करते हैं, आर को मल्टीप्लाई करके अब इसको हम प्लस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एस प्लस एस आर, मतलब एस को हम कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस आर आ जाएगा इधर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए आर, ए को कॉमन ले लो तो वन प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे आप क्या करो, ए आर को कॉमन ले लो,
ए आर कॉमन लोगे तो 1 + r फिर अगेन आ जाएगा, और ऐसे करते करते यहाँ पे आप कॉमन ले लो ए आर टू द पावर n-1 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 + r। तो वही आ गया ये तो कुछ नहीं आ रहा है, 1 + r कॉमन लेके तो वही आ गया। छोड़ो इसको, छोड़ो इसका जो प्रूफ है वो बाइनोमियल थ्योरम से होता है, सिंपल इसका कोई प्रूफ है नहीं, और वो हमको कोई ज़रूरत है भी नहीं, प्रूफ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको बस सम याद रखना है। सम कितना है? सम है a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, अगर r 1 से बड़ा है। वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है। और 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, इसमें r होगा <1। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेना है कि ये होता है। ठीक है, अब इसी में एक ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो उसका सम बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज इक्वल टू a/1 - r। तो मतलब ऐसा कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे मान लो a है, ar है, फिर ar² है, और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है, तो उसका सम क्या होता है? उसका सम होता है a/1 - r, और इसमें r जो होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसका सम होता है a/1 - r। ये आपको याद रखना है एज इट इज़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक सीक्वेंस है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 777 1। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 7 + 77 + 777 प्लस, ऐसे करते करते सम्स हैं उसका सम निकालना है टिल एन टर्म्स। टफ क्वेश्चन है थोड़ा, देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। अब हमारा काम ये है कि हमको इसको जीपी के फॉर्म में लाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसके फॉर्म में हमको उसको लाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 7 को कॉमन ले लेंगे। हम इसमें से अगर 7 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 11 आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता चला जाएगा, ठीक है, एन टर्म्स तक। अब हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि हम कैसे इसको जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे ar², ar³, इस टाइप से हमको चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई 1 है, 1 की जगह अगर 9 होता तो हम क्या लिख सकते थे इसको? 10 - 1। अगर 11 की जगह 100 होता तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 10² - 1। ऐसे ही अगर 111 की जगह अगर 999 होता तो हमको इसको क्या लिख सकते थे? 10³ - 1, है ना, 1000 - 1। तो ये जीपी बन सकता था तब, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बट हम इसको ला सकते हैं ऐसे? बिल्कुल ला सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 9 से नीचे इसको डिवाइड किया और ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ऊपर वाले को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी सेम ही रहेगा, ये पूरा सम सेम ही रहेगा, करेक्ट। अब हम लिख सकते हैं 9 को 10 - 1, तो हम लिख देते हैं 9 को हम लिख देते हैं 10 - 1, ठीक है। 99 को लिख देते हैं हम 100 - 1, ऐसे ही 999 को हम लिख देते हैं 1000 - 1, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? n टर्म्स तक, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? ये इसका आंसर n के टर्म्स में ही आएगा, 7/n। अब हम ये जो जीपी वाले टर्म्स हैं इनको हम साथ में ले लेते हैं, मतलब 10 + 10² + 10³ माइनस कितना हो जाएगा? ये -1 -1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा, तो माइनस टोटल में n हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के हमारा सम क्या हो गया? हमारा सम कुछ इस टाइप का हो गया, s = 7/9, अंदर में क्या आ गया? अंदर में 10 + 10² + 10³ टिल n टर्म्स -n, है ना, ये आ गया हमारा। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अंदर वाला, जिसका पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है 10, और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो भी 10 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n है। इसका हमको सम निकालना है, इसका सम क्या होगा? और सिंस r जो है वो 10 से बड़ा है तो इसका सम हम कैसे लिखेंगे? a टाइम्स ऑफ r⁻n, दैट इज 10⁻n - 1 डिवाइड बाई 10 - 1, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। बाहर आ जाएगा 7/9 और यहाँ पे आ जाएगा -n, ठीक है। तो यही है इसका सम, ठीक है, n के टर्म्स में ही आएगा इसका सम, एंड दैट इज इक्वल टू दिस ओनली। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही रिलेटेड। तो ये क्या बोल रहा है, एक मिनट,
हाँ, तो अब ये क्या बोल रहा है, अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। मतलब कि एक बंदा है, क्या बोल रहा है ये, एक बंदा है, मान लो ये बंदा है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद उसके 8 ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद इसके होंगे 16 ग्रेट 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 पेरेंट्स, इस टाइप से। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशंस। तो ये इसकी पहली जनरेशन है पापा मम्मी वाली, फिर ये इसकी दूसरी जनरेशन है दादा दादी वाली, फिर इसकी ये तीसरी जनरेशन है, फिर ये इसकी चौथी जनरेशन होगी। ऐसे करते करते 10 जनरेशन के टोटल एंसेस्टर्स के नंबर निकालने हैं। तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। पहली जनरेशन में कितने लोग हैं? 2 लोग, मतलब उसके पेरेंट्स। फिर दूसरी जनरेशन में उसके कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, क्योंकि उसके 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। फिर तीसरी जनरेशन में कितने लोग हैं? 8 हैं, क्योंकि उसके 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ऐसे ही करते करते उसकी जो 10 जनरेशन्स होंगी उसमें टोटल नंबर ऑफ हमको निकालना है कितने लोग होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लोग बेसिकली सम है इस जीपी का, और ये जीपी का पहला टर्म 2 है और कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, ठीक है। तो पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, क्योंकि हर 2 टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन रेशियो आ रहा है, दैट इज़ 2। और इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा a, दैट इज़ 2, r टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n कितना है? 2 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, दैट इज़ 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 10। अब आप 2 टू द पावर 10 कर लो 2 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 का स्क्वायर, दैट इज 32 का स्क्वायर माइनस 1। तो 32 का स्क्वायर आप कर लो, कितना होता है 32 का स्क्वायर? 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 9, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10, 1024, 1024 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1023, 1023 इंटू 2, 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4 0, 2056, 2046। तो इतने टोटल जो हैं वो उसके एंसेस्टर्स रहे होंगे 2046, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया? कैसे हम जीपी बना रहे हैं ये समझ लो, तो फिर बाकी क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। मतलब हर घंटे 2 गुना हो जाते हैं, है ना, जो पुराने थे उसके 2 गुना हो जाते हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अब देखो ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत ईजी लग रहा है और है भी ईजी, बट ये इस क्वेश्चन में ना सिली मिस्टेक बहुत होगा लोगों का। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा सिली मिस्टेक। हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी में, क्योंकि हम वहाँ जल्दी में होते हैं एग्जाम में, है ना। तो हम पढ़ेंगे, अच्छा कल्चर है वो डबल होता है, अच्छा डबल होता है अगर 30 इनिशियली हैं, है ना, और डबल हो जाते हैं तो फिर 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इस टाइप से हम करने लगेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये तो जीपी है। चलो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर बताता हूँ, है ना, नहीं तो फिर ऐसे तो आंसर ही बता दूंगा। चलो अभी क्या बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग, अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट 30 है ना, 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और ये दिया हुआ है कि हर घंटे डबल होता है। तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? फिर 120 हो जाएंगे। फिर 3 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? इसका डबल 240, और ऐसे करते करते चलता चला जाएगा, है ना। अब ये पूछ रहा है nth आवर, सेकेंड आवर के एंड में कितना होगा, फोर्थ आवर के एंड में कितना होगा, और nth आवर के एंड में कितना होगा, है ना। तो हमको पता है ये एक जीपी दिख रही है हमको, है ना, 30, फिर 60, फिर 120, फिर 240, है ना, जिसका पहला टर्म क्या है? जिसका पहला टर्म 30 है, और कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो है 60/30, दैट इज 2, करेक्ट। तो हम देखेंगे, अच्छा ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब nth टर्म कैसे निकलेगा? अब मैंने आपको बताया था nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? a r टू द पावर n-1, है ना। आप एज इट इज लिखाओगे और गलत कराओगे, क्यों? क्योंकि आप जल्दी में करोगे। अब जल्दी में करने में दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये जीपी तो है, बट ये जो पहला घंटा है ना वो सेकंड टर्म है। जो हमने जीपी देखी थी ए आर स्क्वायर, इसमें पहला टर्म ये था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, ऐसे चल रहा था, तो nth टर्म आया था। समझ में आ रहा है? तो nth टर्म आया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो nth टर्म है। तो एक्चुअली में ये जो nth है और ये जो यहाँ पे n है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे जो n है दैट वुड बी nth प्लस 1। ये वाला जो n है ना जो पूछ रहा है, दैट प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दूसरे टर्म से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, है ना। तो टोटल जीपी में अगर आप टर्म्स देखोगे, है ना,
तो ये n इतने n टर्म्स और प्लस ये एक वाला टर्म, तो n+1 टोटल टर्म हो जाएंगे। आप गलत कैसे करोगे इसको, आप n को n ही ले लोगे यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मतलब सही से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर जल्दी जल्दी में सॉल्व करोगे तो गलत कराओगे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि भाई एग्जिस्टिंग मतलब अभी t = 0 पे 30 है, t = 1 पे 60 हो जाएगा। ऐसे करते करते चलेगा आगे, समझ में आ रहा है ना। या तो आप इस GP को 60 से स्टार्ट करो। अगर आप इस GP को 60 पहला टर्म मान के स्टार्ट करते हो तो आपका आंसर सही आएगा। तब आप कर लो AR⁻n-1, तो इसमें 60 × 2n-1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 × 2n, ठीक है। या तो आप ऐसे करो कि GP आप यहाँ यहीं से ले रहे हो, फर्स्ट टर्म से ले रहे हो, यहाँ से फर्स्ट आवर से ले रहे हो, या तो आप ऐसे करो तो AR⁻n-1 आएगा। अगर आप GP इधर से ले रहे हो 30 वाले से, तो आपको यहाँ पे n की जगह n+1 डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा AR⁻n, तो ये हो जाएगा A दैट इज 30 × R2n, है ना। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बट मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस कहाँ आएगा, है ना। अगर आपने GP यहाँ से ली है 60 से, तो nth टर्म 60 × 2n-1 आएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो उस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है इस क्वेश्चन में, है ना। है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बाकी क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। इफ़ यू आर लविंग आवर वर्क प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।